मैंने नोटिस किया है कि बहुत से व्यूअर्स को अभी भी प्रॉपर्ली समझ नहीं आता कि मसोके तेंसी की स्टोरी में एक्चुअल में चल क्या रहा है। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट क्या है, ये 7 ग्रेट पावर्स कौन है और ओर्स्टेड इतना डेंजरस क्यों है और ये पूरी दुनिया असल में काम कैसे करती है। तो आज हम स्टोरी में जो कुछ भी चल रहा है उसे बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, वो भी बिना किसी लाइट नॉल स्पॉइलर के। अगर हम अभी की बात करें तो सीजन 3 की स्टोरी लाइन काफी आगे बढ़ चुकी है। पॉल के जाने का दुख और जेनिथ का इस तरह कोमा में होना, इन सब चीजों ने रूडी को अंदर से पूरी तरह बदल दिया है। वो अब एक मैच्योर इंसान बन चुका है जिसे किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन रूडी को आगे जिन खतरों का सामना करना है उन्हें समझने के लिए हमें इस दुनिया को समझना होगा, क्योंकि मुसोको तेंसी का वर्ल्ड सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं, ये खुद अपने आप में बहुत डार्क और ब्रूटल कैरेक्टर है। तो शुरुआत करते हैं इस दुनिया के डिजाइन से। मुसोको तेंसी की इस दुनिया को 6 फेस्ड वर्ल्ड कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये दुनिया मल्टीपल कॉन्टिनेंट से मिलकर बनी है। हर कॉन्टिनेंट का मौसम, वहाँ के मॉन्स्टर और लोगों का सर्वाइवल रेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दुनिया के बीचों बीच एक बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन ये समुद्र हमेशा से यहाँ नहीं था। हजारों साल पहले हुई एक भयानक लड़ाई में हुए एक बड़े धमाके से ये समुद्र बना है। द सेंट्रल कॉन्टिनेंट ये दुनिया का सबसे बड़ा और सेफ हिस्सा है। यहाँ लगभग इंसान ही रहते हैं। असुरा किंगडम जैसी बड़ी और अमीर जगह यहीं पे है। यहाँ लाइफ बाकी जगहों के मुकाबले काफी आसान है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा खतरा कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि यहाँ की पॉलिटिक्स है। राजा महाराजाओं और नोबल्स के बीच पावर स्ट्रगल इतना डार्क है कि इंसान यहाँ मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानों से मरते हैं। रूडी का बचपन भी इसी कॉन्टिनेंट के एक छोटे से गाँव में बीता था। दूसरा है डिमन कॉन्टिनेंट। ये जगह पूरी तरह से एक नर्क के बराबर है। यहाँ की जमीन बंजर है, मौसम जानलेवा है और खाने पीने की चीजें ना के बराबर है। और यहाँ इंसानों का सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन है। यहाँ खतरनाक मॉन्स्टर और डिमन रेस के लोग रहते हैं। रुइजर्ड और वो डिमन एम्प्रेस की सिरिका यहीं से बिलोंग करते हैं। सीजन 1 में जब रूडियस यहाँ टेलीपोर्ट हुआ था, बिना रुइजर्ड के मदद के वो 2 दिन भी जिंदा नहीं बच पाता। थर्ड, मिलिस कॉन्टिनेंट। ये जगह धर्म और आस्था का केंद्र है। यहाँ के होली नाइट्स और हीलर्स बहुत पावरफुल होते हैं। पॉल की फैमिली भी इसी कॉन्टिनेंट और इसी धर्म से जुड़ी हुई थी। मिलिस की कैपिटल देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसके अंदर धर्म के नाम पर चलने वाले पॉलिटिक्स उतना ही डार्क है। चौथा है बेग्रिट कॉन्टिनेंट। ये वही जगह है जहाँ पॉल की डेथ हुई थी। ये पूरा कॉन्टिनेंट खतरनाक रेगिस्तान, रेतीले तूफानों और लेबिरिंथ से भरा पड़ा है। यहाँ सर्वाइव करना किसी बुरे सपने से कम नहीं। यहाँ मैजिक से ज्यादा तलवार, स्टेमिना और सर्वाइवल स्किल काम आती है। अब सवाल आता है, इस दुनिया में ताकतवर होने का मतलब क्या है। अक्सर इसेकाई एनीमे में मेन कैरेक्टर इतना पावरफुल होता है कि वो किसी को भी आसानी से हरा देता है, लेकिन मुसोको तेंसी का पावर सिस्टम बहुत ही रियलिस्टिक और बैलेंस है। यहाँ मेनली 2 चीजें काम करती है, मैजिक और टोकी मतलब बैटल ओरा। मैजिक तो तुम जानते ही हो, इस दुनिया में मैजिक के अलग अलग टायर्स होते हैं, बिगिनर से लेकर सेंट, किंग, एम्परर और सबसे ऊपर डिवाइन लेवल तक। रूडियस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बिना स्पेल वाले मैजिक कर सकता है, जो इस दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं। यहाँ आता है दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा, टोकी। टोकी असल में एक फाइटर की अपनी लाइफ एनर्जी होती है, जिसे वो अपनी बॉडी के चारों तरफ एक इनविजिबल आर्मर की तरह यूज लेता है। गिस्लेन, पॉल, रुइजर्ड, एरिस ये सब टोकी का यूज करते हैं। इसी वजह से ये लोग सुपर ह्यूमन स्पीड से मूव कर पाते हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंग से कूद सकते हैं और बड़े बड़े मॉन्स्टर को एक झटके में काट देते हैं। रूडियस के पास दुनिया भर का मेना रिजर्व है, लेकिन वो अपनी बॉडी पर टोकी यूज नहीं कर सकता। वो फिजिकली एक नॉर्मल इंसान के बराबर ही है। यही रूडियस की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर कोई फास्ट स्वॉर्डमैन उसके पास आ जाए तो रूडियस के लिए उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इस दुनिया को असल में कंट्रोल कौन करता है। द 7 ग्रेट पावर्स। ये कोई आम किंग, रूलर या गिल्ड लीडर नहीं है। ये इस दुनिया के साथ सबसे ताकतवर और खौफनाक बीइंग्स है। अगर इनमें से कोई एक भी पूरी की पूरी आर्मी के सामने खड़ा हो जाए तो वो आर्मी कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाएगी। रैंक 7, द नॉर्थ गॉड। ये नॉर्थ गॉड स्टाइल स्वॉर्डमैनशिप के मास्टर होते हैं। इनके फाइटिंग स्टाइल में कोई रूल्स या उसूल नहीं होते। ये जीतने के लिए चालाकी, धोखा और एनवायरनमेंट का यूज करते हैं। रैंक 6, द स्वॉर्ड गॉड। ये स्वॉर्ड गॉड स्टाइल के लीडर हैं। इनकी टेक्निक सिर्फ एक चीज पर फोकस करती है, प्योर स्पीड और अग्रेशन। सामने वाले को एक ही झटके में उसके पलक झपकने से पहले ही काट देना। एरिस ने जो ट्रेनिंग ली है वो इसी अग्रेसिव और ब्रूटल स्टाइल का हिस्सा है। रैंक 5, द डेथ गॉड। इसके बारे में दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। ये इतने रहस्यमय है कि इनका नाम भी आम लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। रैंक 4, द डिमन गॉड लाप्लास। ये नाम तुमने एनीमे में बहुत बार सुना होगा। लाप्लास वो शख्स है जिसने हजारों साल पहले इंसानों और डिमंस के बीच एक वर्ल्ड वार करवा दी थी। उसी ने सुपर ड्रेस को धोखा देकर उन्हें खून का प्यासा मॉन्स्टर बना दिया था। फिलहाल लाप्लास एक सील में कैद है, लेकिन कहा जाता है कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा। रैंक 3, द फाइटिंग गॉड। ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा वॉरियर है जो रहस्यमय गोल्डन आर्मर पहनता है। इस आर्मर की डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी है कि ये पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। और नंबर 1 स्पॉट पे आता है टेक्निक गॉड। इसके पास दुनिया की हर फाइटिंग टेक्निक, हर एक मार्शल आर्ट और हर एक स्किल का मास्टर लेवल नॉलेज है। इसे लिटरली अनमीटेबल माना जाता है। मैंने रैंक 2 को जानबूझकर स्किप कर दिया था क्योंकि रैंक 2 पर जो है वो इस दुनिया का सबसे भयानक सच है। सीजन 1 में तुमने देखा था कि जब रूडी और ओर्स्टेड का पहली बार आमना सामना हुआ था तो ओर्स्टेड ने बिना किसी अफेड के रूडीस के सीने के आर पार हाथ निकाल दिया था। रूडीस की जान सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि नानाओशी ने ओर्स्टेड को उसे हील करने के लिए मना लिया था। व्यूअर्स अक्सर सोचते हैं ओर्स्टेड इतना पावरफुल क्यों है। पहली बात, ओर्स्टेड एक ड्रैगन गॉड है। उसके पास दुनिया का हर एक मैजिक और हर एक फाइटिंग स्टाइल का मास्टर लेवल नॉलेज है। वो बिना कुछ बोले दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेल कास्ट कर सकता है। उसकी टोकी इतनी ज्यादा डेंस है कि कोई नॉर्मल तलवार या मैजिक उस पर क्रॉस तक नहीं ला सकी। लेकिन ओर्स्टेड की जिंदगी एक बहुत बड़े श्राप से घिरी हुई है। इस दुनिया का हर इंसान, हर जानवर, हर जीव
ओर्स्टेड को देखते ही सदमे में चला जाता है और बिना किसी रीजन से उससे हद से ज्यादा नफरत करने लगता है। रोइजर्ड और एरिस जैसे फाइटर उसे देखते ही पसीने से भीग गए और कांपने लगे थे। रूडियस पर इस श्राप का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि रूडियस की सोल इस दुनिया की नहीं है, वो अर्थ से आई हुई है। ओर्स्टेड असल में एक लूप में जी रहा है। उसका इस दुनिया में जन्म लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, हितोगामी द मेन गॉड को मारना। हितोगामी वही चमकता हुआ सफेद इंसान है जो रूडियस के सपनों में आकर उसे एडवाइस देता है। ओर्स्टेड को हितोगामी से इतनी नफरत है कि अगर उसे हल्का सा भी शक हो जाए कि कोई इंसान हितोगामी से लिंक है या उससे जुड़ा हुआ है तो ओर्स्टेड उसे बिना किसी सवाल पूछे उसी सेकंड जान से मार देता है। आगे चलकर रूडी की लाइफ में हितोगामी की एडवाइस और ओर्स्टेड का डर, ये दोनों चीजें रूडियस को एक ऐसी जगह पे ले जाएंगी जहाँ से उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुसोकु तेंसे की कहानी सिर्फ एक टिपिकल इसेकाई नहीं है जहाँ मेन कैरेक्टर आता है और रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे अपनी छोटी छोटी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पॉल की डेथ और जेनिथ की हालत कोई शॉक वैल्यू के लिए नहीं थी, वो इस बात का सबूत थी कि ये दुनिया कितनी अनफॉरगिविंग है। अगर तुम्हें मुसोकु तेंसे के वर्ल्ड की ये डीप नॉलेज पसंद आई हो और बिना किसी स्पॉइलर की चीजें अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इससे यूट्यूब इस वीडियो को और भी एनिमे फैंस तक पहुंचाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड टेक केयर।